हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार अपने चैनल मिशन सरकारी जॉब पर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो भारत का इतिहास पर आधारित श्रृंखला का अगला भाग यानी भाग 3 है। यह वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। दोस्तों, इसमें मुग़ल काल के इतिहास के बारे में बताया गया है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मुग़ल काल से आपका एक भी प्रश्न न छूटे। इसके लिए मैं और भी वीडियोज़ लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबा दें तथा साथ में लाइक एवं शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो का पहला सवाल है। पहला सवाल ये रहा, भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की? भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। किसने? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका सही जवाब होगा बाबर ने। बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी और जानकारी दे दूं। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था दोस्तों। बाबर जो है माता की ओर से चंगेज खां का वंशज तथा पिता की ओर से तैमूर का वंशज था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1507 ईस्वी, 1519 ईस्वी, 1526 ईस्वी या फिर 1527 ईस्वी? चलिए आप बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब 1526 ईस्वी। 1526 ईस्वी में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 20 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई थी के पश्चात मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? सिकंदर लोदी कि इब्राहिम लोदी या फिर राणा सांगा या फिर मेदिनी राय? बाबर और किसके बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? चलिए आप ही बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब होगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी यानी पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस प्रकार इस युद्ध के पश्चात लोदी वंश की समाप्ति हुई थी तथा मुग़ल वंश की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बाबर ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया था? इसका जवाब बताएं दोस्तों। बाबर ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया था? 1 बार, 2 बार, 4 बार या फिर 5 बार? कितने बार आक्रमण किया था बाबर ने? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, देखते हैं, ये 5 बार। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। अच्छा, 5 बार आक्रमण जो किया था दोस्तों वो कब कब किया था ये देखते हैं। भारत का प्रथम आक्रमण जब हुआ था 1519 ईस्वी में हुआ था। दूसरा भी आक्रमण 1519 ईस्वी में ही हुआ था। तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी, चौथा आक्रमण 1524 ईस्वी, पाँचवा और अंतिम आक्रमण 1526 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बाबर ने पादशाह की उपाधि कब धारण की थी? बाबर ने पादशाह की उपाधि कब धारण की थी? 1507 ईस्वी, 1519 ईस्वी, 1526 ईस्वी या फिर 1528 ईस्वी? इन चारों में से सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों? चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा 1507 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग कौन से युद्ध में किया था? बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग कौन से युद्ध में किया था? चलिए अपना जवाब बताएं दोस्तों। इसका ऑप्शंस हैं चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, पानीपत का युद्ध या फिर खानवा का युद्ध? कौन सा युद्ध होगा मित्रों? तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब देखते हैं दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति यानी नई प्रकार की युद्ध नीति था दोस्तों, इसका प्रयोग बाबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर ने किस युद्ध के पश्चात
गाजी की उपाधि धारण की थी? बाबर ने किस युद्ध के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की थी? चंदेरी का युद्ध, या फिर घाघरा का युद्ध, या पानीपत का प्रथम युद्ध, या खानवा का युद्ध? इन चारों युद्धों में से कौन सा युद्ध है जो युद्ध जीतने के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? अगर आपको सही जवाब मालूम है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जीतने के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। और एक बात और है दोस्तों कि इसी युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बाबर ने किस युद्ध के पश्चात जिहाद का नारा दिया था या किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था, तो इसका सही जवाब होगा खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा, फारसी भाषा, तुर्की भाषा, या फिर उर्दू भाषा? उर्दू भाषा कौन सी भाषा में थी? इसका सही जवाब होगा दोस्तों तुर्की भाषा। तुर्की भाषा में तुजुक-ए बाबरी की रचना की थी। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें दोस्तों। बाबर ने एक और नई पद्य शैली की रचना की थी। पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। वो पद्य शैली का नाम क्या था दोस्तों? मुबाइयाँ। वो पद्य शैली थी मुबाइयाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया था? बाबर द्वारा इनमें से कौन सा युद्ध लड़ा गया था? खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, या इनमें से सभी? कौन सा युद्ध था दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा सभी। यानी बाबर द्वारा खानवा का युद्ध भी लड़ा गया, चंदेरी का युद्ध भी लड़ा गया, घाघरा का युद्ध भी लड़ा गया, तीनों युद्ध लड़ा गया। इसके अलावे एक और युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध, वो भी बाबर के द्वारा लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाबर की मृत्यु के पश्चात उसे कहाँ दफनाया गया? बाबर की मृत्यु के पश्चात उसे कहाँ दफनाया गया था? दिल्ली में, लाहौर में, काबुल में, या फिर सिकंदरा में? इन चारों जगहों में से कहाँ पे दफनाया गया था मित्रों? सही जानकारी है तो बताए दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। इसका सही जवाब होगा काबुल में। इसको सबसे पहले बाबर को काबुल में दफनाया गया था। इसके बारे में और जानकारी बताते हैं दोस्तों। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हो गई थी। शुरू में उसके शव को तो आगरा में के आराम बाग में ही दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसके द्वारा चुने गए, यानी उसकी इच्छा थी कि उसको काबुल में दफनाया गया था। इसके लिए उसने अपना एक स्थान भी चुन के रखा था। तो बाद में उसके शव को ले जाकर काबुल में भी दफना दिया गया था। इसीलिए इसका सही जवाब होगा काबुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा, बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं, या फिर अकबर, या अस्करी, या हिंदाल? इन चारों में से कौन सा सही जवाब होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं था। चलिए बाबर के 4 पुत्र थे दोस्तों। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये चारों बाबर के पुत्र थे, जिसमें हुमायूं सबसे बड़ा था। हुमायूं जो था सर दोस्तों, वो सबसे बड़ा, भाइयों में सबसे बड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन, हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ था दोस्तों? 1530 ईस्वी, 1531 ईस्वी, 1529 ईस्वी, या फिर 1532 ईस्वी? इन चारों में से कौन सा सही जवाब होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा 1530 ईस्वी। 1530 ईस्वी में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ था। चूँकि हुमायूं का राज्याभिषेक 23 वर्ष की अवस्था में 30 दिसंबर 1530 को आगरा में हुआ था। 30 दिसंबर 1530 को आगरा में हुआ था दोस्तों।
ये आपको किसी किसी किताब में ये 1529 दिसंबर को ही मिलेगा दोस्तों। ऐसे देख लीजिएगा, कहीं कहीं 29 दिसंबर मिलता है, कहीं 30 दिसंबर मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हुमायूं द्वारा कौन कौन से प्रमुख युद्ध लड़े गए थे? हुमायूं द्वारा कौन कौन से प्रमुख युद्ध लड़े गए? चौसा, बिलग्राम, सरहिंद या उपर्युक्त सभी? कौन सा युद्ध लड़े गए दोस्तों? आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी, यानी हुमायूं द्वारा चौसा, बिलग्राम, सरहिंद तीनों युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1531 ईस्वी, 1534 ईस्वी, 1539 ईस्वी या फिर 1540 ईस्वी? इन चारों ईस्वी में किस ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था मित्रों? बताएं इसका सही जवाब। तो आइए इसका देखते हैं सही जवाब क्या होगा। 1539 ईस्वी। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा के युद्ध के बारे में और कुछ जानकारी देखते हैं दोस्तों। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं और शेर खां के बीच बिहार के चौसा नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी तथा शेर खां विजयी हुआ था तथा शेर शाह की पदवी धारण की थी। इसी युद्ध के पश्चात शेर खां से वह शेर शाह बन गया था। इस युद्ध में हुमायूं भागते हुए एक भिश्ती की मदद से गंगा नदी को पार किया था दोस्तों। जो उस समय गंगा नदी में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था, तो उसी वजह से एक भिश्ती की माने नाविक की मदद से, मल्लाह की मदद से कहा जा सकता है इसको, गंगा नदी को पार किया था तथा पुरस्कार स्वरूप उस भिश्ती को एक दिन के लिए दिल्ली का बादशाह बना दिया गया था। हुमायूं ने उसको पुरस्कार में एक दिन के लिए दिल्ली का बादशाह बना दिया था दोस्तों। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के पश्चात हुमायूं दिल्ली की सत्ता से हाथ धो बैठा था? यानी दिल्ली की सत्ता से बेदखल हो गया था, वो हार गया था। किस युद्ध के पश्चात? चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, सरहिंद का युद्ध या फिर देवरा का युद्ध? इन चारों युद्धों में से कौन सा युद्ध होगा वो दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी तथा साथ ही दिल्ली की सत्ता भी हाथ से गई थी। बिलग्राम के युद्ध को कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं की पत्नी का क्या नाम था? हुमायूं की पत्नी का क्या नाम था? हाजी बेगम, माहम अनगा, हमीदा बानू बेगम या ए और सी दोनों? यानी हाजी बेगम और हमीदा बानू बेगम दोनों। ये कौन सा सही जवाब होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ए और सी, यानी हाजी बेगम और हमीदा बानू बेगम दोनों उसकी पत्नी थी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में दीन पनाह के निकट स्थित हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? दिल्ली में दीन पनाह के निकट हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? हाजी बेगम, माहम अनगा, हमीदा बानू बेगम या फिर अकबर ने? इन चारों में से किसने बनाया था दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा हाजी बेगम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हाजी बेगम, हुमायूं, गुलबदन बेगम या फिर अबुल फजल? इन चारों में से किसने की थी हुमायूंनामा की रचना? इसका सही जवाब होगा दोस्तों गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन थी दोस्तों? तो गुलबदन बेगम जो थी हुमायूं की बहन थी, उसी के द्वारा हुमायूंनामा की रचना की गई थी। दीन पनाह नामक विशाल दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? दीन पनाह नामक विशाल दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? हाजी बेगम, हुमायूं, बाबर या फिर अकबर? इन चारों में से सही जवाब कौन सा होगा मित्रों? देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा हुमायूं। दीन पनाह नामक दुर्ग की स्थापना हुमायूं ने 1533 ईस्वी में की थी। दीन पनाह नामक दुर्ग की स्थापना कब हुई थी? 1533 ईस्वी में। किस इतिहासकार ने लिखा है? यानी आज का यह वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
किस इतिहासकार ने लिखा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था? ये कथन किस इतिहासकार का है? हैमिल्टन, जेम्स प्रिंसेप, लेन पूल, जॉन डेवे। ये चारों इतिहासकारों में से किसने इसके बारे में बताया है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा लेन पूल। लेन पूल ने कहा है, वही लेन पूल ने कहा था कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह से तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। चलिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और आज का सवाल है दोस्तों, बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दोस्तों। धन्यवाद।